बावजूद डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के लास्ट मूवी के द फ्लैश काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है एंड डेफिनेटली ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी बन सकती है। बट क्या आपको मालूम है कि जिस सोर्स मटेरियल पर बेस्ड है उसके इवेंट्स, कैरेक्टर्स और प्लॉट पॉइंट से इस मूवी के अंदर बहुत कुछ चेंज किया गया है और वो चेंजेस कौन कौन से हैं जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी के अंदर हमें सबसे पहले दिखाया गया है दो बैरी एलन्स को, जिसका मेंशन एक्चुअली कॉमिक बुक के अंदर कहीं किया ही नहीं गया है, क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर जब बैरी एलन अपनी माँ को बचाने के लिए समय में वापस जाता है तो वो एक ऐसा बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर देता है जिससे उसकी पूरी की पूरी रियलिटी चेंज हो जाती है और इन टर्न वो अपने ही यूनिवर्स को इस कदर चेंज कर देता है कि उसमें उसकी माँ तो जिंदा होती है लेकिन वहाँ पर वो अकेला पावरलेस होता है। अब यहाँ पर इस मूवी के अंदर यही फर्क शुरू होता है, जहाँ पर अपनी माँ को पास में बजाने के बाद इस मूवी के अंदर बैरी 2013 के टाइमलाइन के अंदर आएगा, जहाँ पर उसकी पावर्स तो उसके साथ होंगी ही, साथ ही साथ वो अपने से 10 साल छोटे अपने ही एक वेरिएंट से भी मिलेगा जिसके पास कोई पावर्स नहीं होंगी। और बेसिकली ये चीज काइंड ऑफ बैरी एलन के अपने ओरिजिन को भी सेटअप करने में काफी ज्यादा काम आएगी, जो हमें पिछले डीसीयू सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को नहीं मिला था। साथ ही साथ सबसे बड़ा फर्क यहाँ पर ये भी है कि कॉमिक बुक के अंदर बैरी अपने स्पेसिफिक टाइमलाइन की बिल्कुल पैरेलल टाइमलाइन के अंदर जंप करता है और वो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नहीं अपीयर होता है। तो आई गेस ये चीज मूवी के अंदर काफी ज्यादा नई होगी। अब ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात किया है, इस मूवी का इस्तेमाल बेसिकली फैंस के सामने फ्लैश की ओरिजिन स्टोरी को सेटअप करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाएगा, जहां पर जैसा कि 2013 के यंग बैरी के पास कोई भी अपनी खास सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है, उसे यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक करवाई जाएगी उसे अपनी खुद की सुपर पावर्स दिलाने के लिए। बट ये चीज यहाँ पर अलग इसलिए है क्योंकि कॉमिक बुक के अंदर यहाँ पर फ्लैश ही होता है जिसकी पावर्स नहीं होती और उस पर बैटमैन बैरी एलन से एक्सपेरिमेंट करवाता है खुद की पावर्स को रीगेन करने के लिए, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा ब्लडी होता है बट वो इवेंचुअली सक्सेसफुल भी हो जाता है। काइंड ऑफ इस चीज को भी यहाँ पर मिरर की जा रही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर बैरी एलन के बजाय यंग बैरी एलन का इस्तेमाल किया जा रहा है और जैसा कि उसके पास द फ्लैश होने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ पर बैटमैन के स्पेयर सूट्स का इस्तेमाल करेगा अपने सूट को बनाने के लिए। अब बात जब बैटमैन की चल रही है तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसमें ऑफ कोर्स हमें इस मूवी के अंदर लेट 80s और अर्ली 90s के टिम बर्टन बैटमैन मूवीज के माइकल कीटन के बैटमैन देखने को तो मिलेंगे और ये चीज सिनेमैटिक सेंस के हिसाब से काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। लेकिन वहीं पर कॉमिक बुक के अंदर ये चीज थोड़ी ज्यादा सैड और थोड़ी ज्यादा डार्क है, क्योंकि कॉमिक बुक के इवेंट के हिसाब से फ्लैश के अपनी माँ को बचाने के बाद उस इवेंट के दौरान ब्रूस वेन के माँ बाप के बजाय वहाँ पर ब्रूस वेन की जान चली जाती है और यहाँ पर थॉमस वेन यानी ब्रूस वेन के पिता ही बैटमैन बनते हैं और उस बात का सदमा लेकर यहाँ पर मार्था वेन एक्चुअली द जोकर बन जाती है। लेकिन वहीं पर माइकल कीटन वाले मूवी के कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर तो जोकर 1989 के द बैटमैन मूवी के अंदर ही मर चुका है एंड ऑफ कोर्स ओरिजिनल कहानी के अंदर भी मार्था वेन की जोकर का कोई बहुत बड़ा काम था नहीं। तो आई गेस इस मूवी के अंदर जोकर के किसी वर्जन को इंक्लूड न करना एक बहुत ही अच्छा खासा डिसीजन था। बाय द वे बहुत सारे लोग इस बात को इमेजिन कर रहे थे कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अंदर दिखे हुए जेफरी डीन मॉर्गन ही शायद थॉमस वेन के रूप में हमें नजर आए, बट आई गेस यहाँ पर चीजों को थोड़े नए हिसाब से हमें माइकल कीटन के रूप में एक अलग ही एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जा रहा है जो काफी अच्छा काम करेगा। वहीं पर जब बैटमैन की बात होगी तो सुपरमैन की बात कैसे नहीं होगी। और हाँ, कॉमिक बुक के अंदर भी सुपरमैन हमें दिखता है, भले ही थोड़ा देर से, लेकिन दिखता जरूर है, जहाँ पर वो बेसिकली अमेरिकन गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत ही मरियल हालत के अंदर रेड लाइट के अंदर बचपन से ही रहता है। अब कॉमिक बुक से मूवी के अंदर ये सबसे बड़ा स्विच मेरे हिसाब से काफी ज्यादा जीनियस था, क्योंकि ऑब्वियसली जिस टाइम पर इस मूवी की प्रोडक्शन चल रही थी उस टाइम पर हेनरी कैविल के सुपरमैन का अता पता नहीं था और ये बात उस समय कंफर्म नहीं थी कि हेनरी कैविल अपने रोल को आगे प्ले करेंगे या नहीं। बाय द वे अब तो हेनरी कैविल का पत्ता ही कट चुका है। एनी हाउ, तो सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल का इस्तेमाल आखिर अच्छा क्यों है? वेल, मैन ऑफ स्टील मूवी के एक टाई एंड कॉमिक के हिसाब से कारा जोराएल धरती पर सुपरमैन के साथ ही आई थी, बट मोस्ट प्रोबेबली वो अर्थ के रशियन इलाके में गिरी थी और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इसी एंगल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन की गैर मौजूदगी में धरती का सबसे बहादुर सुपर हीरो कॉमिक बुक के अंदर साइबॉर्ग होता है, जो बेसिकली बचे हुए सुपर हीरोज को बचाने और इकट्ठा करने का काम करता है। लेकिन वो इस मूवी के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा,
जहाँ पर ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से साइबॉर्ग एक्चुअली इस मूवी के अंदर भी दिखने वाला था, लेकिन जैसा कि रे फिशर की वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव्स के साथ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, उन्हें इस मूवी से हटा दिया गया और मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं की जगह पर यंग बैरी को फिल किया गया है, जो आई गेस मूवी को एक कम्प्लीटली अलग टोन में सेट कर देती है। अगर यहाँ पर ओरिजिनल प्लान्स का इस्तेमाल किया गया होता तो क्या पता इसी मूवी के अंदर हमें साइबॉर्ग का एक फुल फ्लेज्ड ओरिजिन भी देखने को मिल जाता, जो हमें डीसीयू की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अंदर एक छोटे से ग्लिम्स में ही देखने को मिला था। अब मूवी के अंदर वैसे तो एक बहुत ही खतरनाक कन्फ्रंटेशन हमें जनरल जॉर्ड और सुपर गर्ल का दिखाया जाएगा, लेकिन कॉमिक बुक के अंदर ये चीज और भी ज्यादा भयंकर थी और बाकी के एलिमेंट्स और भी ज्यादा लेयर्ड। एग्जाम्पल के रूप में वंडर वुमन और एक्वामैन यानी आर्थर करी एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन वंडर वुमन आर्थर करी की पहली वाइफ यानी मेरा की जान ले लेती है और इस गुस्से में आकर यहाँ पर एक्वामैन अमेज़ोनियंस के खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है और इन दोनों की लड़ाई अकेले ही पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए काफी हो जाती है और इन सब से निपटने के लिए यूएस गवर्नमेंट इनके ऊपर न्यूक्लियर हमला करती है, जिसके चलते ही बैरी को एक बार फिर से दौड़ना पड़ता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा का सारा खेला किसने है। इवेंचुअली यहाँ पर बैरी एलन खुद को अपनी माँ को मरने से बचाते हुए रोकने के लिए टाइम में पीछे जाता है और एक अलग ही टाइमलाइन रीसेट करता है, लेकिन यहाँ पर ये खेला कॉमिक बुक के अंदर खेला था रिवर्स फ्लैश ने और यहाँ पर इयोबॉर्न थॉर्न अपनी दुश्मनी फ्लैश से निकाली लेता है, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत अलग हैं और यहाँ पर इयोबॉर्न थॉर्न के बजाय यहाँ पर डार्क फ्लैश का कई जगहों पर हिंट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके लुक्स को कई सारे मर्चेंडाइजेस के अंदर भी रिवील रिसेंटली किया गया है। ये बेसिकली कॉमिक बुक्स के अंदर स्पीडस्टर्स के ग्रिम रीपर की तरह होता है जो स्पीडस्टर्स की जान लेता है। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको द फ्लैश मूवी के बारे में क्या क्या और मालूम है और आप इस मूवी के लिए आखिर कितना एक्साइटेड हैं। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस के बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना उसके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।